हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही पुराने साहित्यकार शिक्षाविद माननीय डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी, मैं पहली बार वाजपेयी जी को सुन रहा था, वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में और भारत की संस्कार और संस्कृति के बारे में जो उल्लेख किया वो विज्ञान वर्तक था। माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, डॉक्टर साहब मनोज राय जी, अब्बास भाई, संजय कामले जी, डॉक्टर हमारे विपिन लखिया जी, सभी उपस्थित आदरणीय साथियों, बहुजन इंटेलेक्ट ये अपने आप में संविधान की जो मूल धारा है उसको परिलक्षित करता है। आखिर भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल 1 क्या है? We the people of India, which is भारत, is a union of state. मतलब हम राज्यों का एक संघ है, यानी कि विविधता में एकता ही इस देश में संभव है, क्योंकि इस प्रकार का देश बहुजातीय, बहुसंप्रदाय, बहुभाषी है और कहीं देखने को नहीं मिलता। और ये इतिहास देख लीजिए, हजारों साल में जो भौगोलिक ढांचा आज भारत का है वो कभी नहीं रहा। छोटे छोटे देश रहे, छोटे छोटे राज्य रहे हैं, और लेकिन जब अंग्रेज लोग छोड़ के चले गए और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को समझौता किया और जो स्वरूप उन्हें भारत का मिला वो आज हमारे सामने है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। महात्मा गांधी जी का जो हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था 1909 में, जिसको श्रीमन नारायण जी के बारे में उल्लेख किया गया था, वो मूल रूप से ये था कि वो एक कदम और आगे था। हमारा मौजूदा जो संविधान है वो यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी उसको यूनियन ऑफ विलेजेस कहता था, विलेज डेमोक्रेसी। लेकिन इस बात को समझा गया और बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा से इस मामले में था कि जिस प्रकार की उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जो दलित वर्गों के साथ हो रहे अन्याय को भुगता था, इसलिए उन्होंने इस बात को समझा और स्वीकार किया कि यदि हमने ये अधिकार पंचायत को दे दिए, गांव को दे दिए, विलेज डेमोक्रेसी को दे दिए, तो हम आज भी आतंक जो है बाहुबलियों का रहा है, इसलिए वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र संभव नहीं होगा। और उन्होंने उसे स्वीकार न करते हुए पंचायतों के लिए अलग से प्रावधान जरूर है। आज की परिस्थिति क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि उसका मूल जो है, जड़ जो है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी भारतीय के संविधान को स्वीकार नहीं किया। आज अपने मन से वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को माला तो पहनाते हैं, उनका आयोजन भी करते हैं, लेकिन कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो भावना थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कभी भी भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी जितनी भी शाखाएं हैं, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस देश में वही हमें स्थापित करना चाहिए
जो हजारों साल से व्यवस्था रही है। आज यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही भारतीय जनता पार्टी के आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके साथियों ने भारतीय संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था कायम रख कर दी कि संवैधानिक जितनी भी हमारी संस्थाएं थी उन पर अपनी विचारधारा के लोगों को बैठा, और जब उनको ऊपर बैठा दिया तो अपने अपने धीरे 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 लोकतंत्र जो है वो एक तंत्र के रूप में स्थापित होने लगा, इस तरफ बढ़ गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आप इटली का देख लीजिए, मुसोलिनी कौन थे? मुसोलिनी पत्रकार थे, और उन्होंने पार्टी कायम की, बनाई, और उसके बाद उन्होंने सत्ता हथियाई, और सत्ता हथिया के धीरे 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 उसी संविधान के अंतर्गत ही वे फांसीवादी डिक्टेटर के रूप में स्थापित हो गए। और यही बात फिर हिटलर की भी हुई। चुनाव जीते, सरकार बनाई, पहले कोalition गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने उसी संविधान को उपयोग करते हुए उन्होंने सत्ता पूरी हथिया लिया। आज वही रास्ता नरेंद्र मोदी जी अपना है। शपथ ली जाती है कि हम निष्पक्षता से काम करेंगे, संविधान का पालन करते हुए करेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी भी हैं। वे सेवा में आए, और सेवा में आने के बाद भारतीय संविधान के जो नियम और कानून के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन बिताया। आज कई बार हम लोग बात करते हैं साहब ये अन्याय हो रहा है, तो धीरे से अधिकारी कर्मचारी के साथ क्या करें? ऊपर का दबाव, ये ऊपर का दबाव क्या है कि आज भी हमारे बात समझ में नहीं आई। और ऊपर के दबाव डालने वाले लोग क्या संविधान की शपथ उन्होंने नहीं ली है? मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आज न केवल संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और भारत का जो स्वरूप है, अस्तित्व है, वो खतरे में है। क्योंकि आप जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये मूल रूप से भारत के संविधान के पहले आर्टिकल के ही विपरीत है। अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट न बनाकर उसके विपरीत आप जो आप बात कर रहे हैं, वो भारत के स्वरूप को खंडित करने का पहला कदम होगा। इसलिए साथियों, ये कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग आज उस संकट में खड़े हुए हैं कि भारत का स्वरूप ये रहेगा कि नहीं रहेगा, भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, और भारत एक रह पाएगा नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार से आज भारत के इलेक्शन कमीशन, माफ करेंगे न्यायपालिका, माफ करेंगे ब्यूरोक्रेसी, माफ करेंगे पुलिस व्यवस्था, ये जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, 10 साल में मुख्यमंत्री भी रहा। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हमेशा दिमाग में बात रहती कि भाई हमने शपथ ली है, और शपथ में अन्याय करना अनुचित है। और कई बार तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का मुझे खूब भुगतना पड़ता था कि कहते थे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हमारी सरकार हमको कराना चाहिए। लेकिन बात वही है, कोई भी सरकार नियम और कानून से हटकर नहीं चल सकती। ये एक बुनियादी प्रश्न है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। आज
चुनाव आयोग की बात हमारे जीतू पटवारी जी ने की। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आज चुनाव आयोग का प्रथम दायित्व क्या? प्रथम दायित्व है हर भारत के नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। ये जवाबदारी नागरिक की नहीं है, जवाबदारी चुनाव आयोग की है, शासन की है, प्रशासन की है। ककड़ा जी ने हमारे कई बार हम चुनाव कराए, कई ने वोटर लिस्ट तैयार कराई होगी जिला कलेक्टर के माध्यम से। बात वही है, 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उसमें जवाबदारी चुनाव आयोग की थी कि हर नागरिक का वोट मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। लेकिन आज का जो स्वरूप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आया है, उसमें जवाबदारी नागरिक के ऊपर डाल दी है कि भाई आप प्रमाणित करिए ये इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास है कि आप नागरिक हो। अब मैं बड़े असमंजस में हूं, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए मतदाता सूची से। अब वे भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? ये एक प्रश्न है जिसको कि मैं समझता हूं कि न्यायपालिका को इस बार सोचना चाहिए। अब घुसपैठिए तो ऐसा है, हर चीज को घुसपैठिए, लेकिन घुसपैठिया की आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने उसमें किसी का नाम नहीं बताया कि साहब घुसपैठिया कौन है। बात वही है, ये लोग दशानन का स्वरूप है आरएसएस। 10 मुख है, 10 मुख की बात करेंगे। एक मुख कहता है कि भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू का शब्द उसमें मुसलमान भी है और ईसाई भी है, सिख भी है और सब है, बौद्ध भी है। उसके बात वही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप जो है, वो मूल जो है वो आरएसएस है। अब आप बताइए कि आज कोई भी संस्था खड़ी करते हैं हम लोग, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, पंजीयन जरूर है। अगर हम लोग कोई छोटा सा एनजीओ भी बनाते हैं तो उसके 10 फॉर्म हमें देना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है और उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है हर साल। लेकिन आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका कि पंजीकरण नहीं हुआ और वो स्वीकार करते हैं कि हमको हमारे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं, यानी कि वे पंजीकरण से मुक्त होकर इस देश के कानून व्यवस्था से भी मुक्त है। अब कोई कानून उन पर लागू ही नहीं हो सकता। और आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अशासकीय संस्था। लेकिन मुझे बता दीजिए कि आरएसएस के अलावा कोई ऐसी अशासकीय संस्था है देश में, कोई एनजीओ है जो कि गुरु दक्षिणा भी ले रहा है और गुरु दक्षिणा कौन से खाते में जमा कर रहा है ये नहीं मालूम, और ये गुरु दक्षिणा पैसा इकट्ठा भी कर रहा है और बांट भी रहा है। शासन बात वही है कि आज ये सारी चुनौती हमारे सामने है और इस हॉल में जो बैठे लोग हैं ये वो बहुजन इंटेलेक्ट ही जब तक एक नहीं होगा तब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे जो आज जिस पर हम गर्व करते हैं। मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं बदल सकती क्योंकि उनको बचपन से उन्हें एक निश्चित विचारधारा के साथ उनके दिमाग में बात डाली जाती है
और धीरे 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 उनका प्रचारक जो है तांगे के घोड़े के समान हो जाता है, उसको केवल सड़क दिखती है, बाकी तो उसकी आंख में पट्टी बंधी। आज देश उस हालात में पहुंच गया है कि देश में जो राज्य आज कर रहे हैं उनके लिए न नियम है, न कानून है, न संविधान है। उनके आंख पर पट्टी जो बंधी हुई है कि जो संघ हमें कहेगा हम वो करेंगे। इसलिए साथियों, ये आज 1942 का वो समय आ गया है जब महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। इसलिए आज ये चर्चा हमारे बंद कमरे की तो है, तब संवाद का शुरू होना चाहिए, लेकिन इस पर हमें चर्चा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मेरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं लीडर से एक बात कहता हूं कि भाई थोड़ा सा आरएसएस से हमें इस मामले में शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे कानाफूसी से ये पूरे देश में झूठ को सच करा देते, झूठ को सच उनके दिमाग में भर देते। हमें भी इस बारे में थोड़ा सा काम करने के तरीके में बदलना चाहिए। हम सारे बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, उसमें आता कौन है? हमारे ही कार्यकर्ता आए हैं। लेकिन वो लोग कहाँ आ पाते हैं जिन पर की हमें समझाने की आवश्यकता है। उनको आज देश के संकट को समझाने के लिए हमें वो प्रयास करना चाहिए जो ये कानाफूसी से करते हैं। आज एक बहुत बड़ा एक विषय है ये। मैं कहता हूं कि मैं बड़े बड़े विद्वान लोगों से, विद्वान तो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ, बड़े पैसे वालों से मैं चर्चा कई बार मैंने की है। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आरएसएस के उस दुष्प्रचार से प्रभावित है कि भाई मुसलमान जो है 4 बीवी रख सकते हैं और 12 बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनका बहुमत हो जाने वाला है ये, और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है इस मामले में कि आखिर ये उनको हो क्या गया है, जबकि किसी भी हालत में मुसलमान इस देश में बहुसंख्यक नहीं है। और यदि आप देखेंगे 1951 के जनगणना से लेकर आज तक, हालांकि 2021 में जनगणना करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने उस जनगणना का फिगर आज भी नहीं दिया। मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि 1951 से लेकर और 2011 तक का जो फिगर्स है सेंसस के, उसके अंदर जो जनसंख्या की गिरावट की दर है, वो दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की दर घट रही। फर्क 1951 में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या की बढ़ती दर में बहुत फर्क था, लेकिन वो दर धीरे धीरे जो फर्क था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यदि 2021 और 2000 अब जो सेंसस की बात कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा तो कर दी लेकिन उसकी शुरुआत अभी तक नहीं की है, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज 29 के बाद देखिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वाकई में मेरी आप सबसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि जहां आप चर्चा हो, जिसको भी आप प्रभावित कर सकते हो, जिससे भी आप जो आप पर भरोसा कर सकता है, कह सकते हैं, आपके बच्चे हैं, आप अपने, हमारे महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ बहुत कम बैठी, केवल 1 या 2 महिलाएं यहाँ बैठी हुई है और कुछ महिलाएं बैठी हुई है, उन पर भी, हाँ सॉरी माफ करें, कुछ लोग हैं, तो उनमें भी इस बारे में चर्चा करानी पड़ेगी। आप सुंदरकांड का पाठ तो आज हो जाता है,
लेकिन संविधान का पाठ भी आज कराने की आवश्यकता है महिलाओं को। आगे संविधान नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में महिलाओं का जो जो एक वर्गीकरण है, वे स्वतंत्रता, महिलाओं को स्वतंत्रता के खिलाफ है। और मोहन भागवत जी कह ही चुके हैं कि महिलाओं का जो जिम्मेदारी है वो अपने चूल्हे चक्की तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं हो सकती है। इसलिए न केवल हमारा संविधान आज खतरे में है, लेकिन महिलाओं का भी सम्मान और उनका अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि ये विचारधारा जो है और जो अपने आप को बहुत पुरानी विचारधारा मनुस्मृति की विचारधारा बताते हैं। हालांकि मनुस्मृति के भी 50-55 वर्जन है, कौन सी मनुस्मृति की बात कौन करता है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। मूल बात मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में यदि लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र में हमारे समाज को जो अधिकार व्यक्ति को देना, तो ये वो लोग हैं जो झूठ को सच और सच को झूठ करना जानते हैं। पहले तो ये अफवाहें फैला के अपना प्रचार कर लेते थे, आज इनके पास इंटरनेट और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इतना बड़ा हथियार हो गया है कि हम लोग उसको कैसे काउंटर करें, ये आज हमारे सामने बड़ी समस्या है। इसलिए एआई में तो क्या तो बात वही है, संकट है, गंभीर संकट है, और उस गंभीर संकट से निपटने के लिए जब तक जन जागरण नहीं होगा, जन जागृति हम पैदा नहीं करेंगे और लोगों में संविधान के प्रति सम्मान को जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मुझे बहुत डर है इस बात का कि हम ना भारतीय संविधान बचा पाएंगे, ना बहुजन इंटेलेक्ट बचा पाएंगे और ना लोकतंत्र बचा पाएंगे, और ना क्या और मौजूदा एसआईआर का दिखा तो हम ना अपना वो वर्ग जो फॉर्म नहीं भर पाएगा। कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा? माइग्रेंट लेबर, गरीब, जिसको कि कमाई के लिए बेचारा घर का दरवाजा ताला लगा के चला गया है, अब उसका तो फॉर्म, अब उसका 9 दिसंबर तक फॉर्म भरा कैसे जाएगा? वहां पर बीएलओ जाके किसको फॉर्म देगा? ताला तो बंद है, उसका आ जाएगा कि साहब नॉट फाउंड, और नॉट फाउंड में उसका वोट समाप्त, और जब वोट समाप्त तो नागरिकता बची कि नहीं बची? इन सब बातों पर आज हमें गंभीरता से चर्चा करना आवश्यक है। यही हमारे लिए चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि ये, मैं तो बधाई देता हूं इस टीम को, हमारे अब्बास है, हमारे जो प्राइम मूवर है, सुनील बोरसे जी है, इस टीम को, इसने धीरे धीरे जो हमारे बहुजन समाज पर इसको एक मूवमेंट की तरह तैयार किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसका मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, हमारे जीतू पटवारी जी से, कि ये वर्ग को जितना आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे विल्फ्रेड लकड़ा जी आदिवासी समाज से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे ओबीसी है, और अपर कास्ट, उसको भी हमको साथ लेने की आवश्यकता है। मुझे तो कई बार मैं कहता हूं कि एक जमाने में इंदिरा जी का नारा हुआ करता था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब कांग्रेस को ये नारा लगाना चाहिए, न जात न पात, कांग्रेस गरीब के साथ। हम सब लोगों को साथ लेके चले, अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प ले। आज भी हमें इस बात का दुख होता है जब अनुसूचित जाति की और जनजाति की बारात अगर घोड़े पे बैठकर दूल्हा चला गया। आज भी मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है कि
कुछ वर्ग के लोग उनको रोक रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जितना ज्यादा हो सके अपनी चर्चा में अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी आजकल इतने व्हाट्सएप देखते हैं, इतने सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी इसमें थोड़ा सा इधर उधर होने की संभावना रहती है। इसलिए उनको भी इस बात को समझाएं, जो एक भयानक चित्र आज हमारे सामने नजर आ रहा है, वाकई में उन्हें वो चित्र दिखाने की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत मुझे आमंत्रित करके अपनी बात करने का अवसर दिया, और हमारा तो नारा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप सबसे ये बात प्रार्थना है, इस पर हम लोग कायम रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।